Let us assume a man is standing on the plank. Let us assume a man is standing on the plank and the plank is resting on smooth horizontal surface. तो ये plank पानी में भी हो सकता है, smooth horizontal surface में भी हो सकता है. Weight of the plank is m and its length is capital M. इसका mass small m है. मान लीजिए ये यहाँ पे सरफेस पे रखा हुआ था और ये है पानी का सरफेस या पानी का किनारा. पानी के सरफेस पे यहाँ पे रखा हुआ है. यहाँ पे कुछ खाने का मस्त आइटम रखा हुआ था, बहुत सारा खाना रखा हुआ था. नाउ द मैन स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स द अदर एंड. अगर आदमी दूसरे एंड की तरफ अप्रोच करने लगता है तो आपने शायद देखा होगा बहुत सारे वीडियोस में कि एक एंड से वो दूसरे एंड जाता है और उससे दिखता है कि जो प्लैंक है वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया है. द प्लैंक गॉट शिफ्टेड इन द बैक साइड. प्लैंक यहाँ पर पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ है. प्लैंक पीछे की तरफ शिफ्ट हुआ. सो दिस इज द डिस्टेंस शिफ्टेड बाय प्लैंक. मैन का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा? मैन का डिस्प्लेसमेंट अगर आप देखें तो ये है कितना, L माइनस एक्स के बराबर. सो मैन डिस्प्लेसमेंट इज L माइनस एक्स के बराबर. ऑलराइट, अब अपने को क्या बताना है कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन. यही सवाल पूछा जाता है. सो चाहे तो सवाल यहाँ पे लिख देता है. if man is standing on a plank of mass capital M and L, of mass M and L on smooth, man of mass small m लिख लीजिए, on smooth surface, on smooth surface. जो प्लैंक है वो स्मूथ सरफेस पे रखा है. now if man move towards other end, if man move towards other end, if man move towards other end, if man moves towards other end, then find displacement of plank. अच्छा समझे बेटा, क्या मैन और प्लैंक बोथ कैन बी कंसिडर्ड एज वन सिस्टम? बिल्कुल हाँ, दोनों एक सिस्टम कंसिडर किया जा सकता है. सो व्हेन द मैन स्टार्ट मूविंग, जब आदमी चलना स्टार्ट करता है तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम में, हाँ या नहीं? Since no external force is acting, since F external is equal to 0, since F external is equal to 0, इसका मतलब क्या है? हम लोग क्या बोल सकते हैं? that इसका सेंटर ऑफ मास चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? हम लोग बोल सकते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास will remain same, will remain same. इसका सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा. अच्छा, अगर इसका सेंटर ऑफ मास सेम रहेगा तो चेंजेस क्या क्या होंगे? बहुत अच्छे. So the center of mass will remain same. अच्छा, so the center of mass will remain same. अगर center of mass same रह रहा है, if the center of mass remains same, तो displacement कितना होगा? देखिए बेटा, इसका center of mass कहीं यहाँ होगा, इसका center of mass यहाँ होगा, इन दोनों का center of mass कहीं पे यहाँ पे होगा. नाउ जब आदमी यहाँ पे पहुंचा तो आदमी का सेंटर ऑफ मास इस जगह है, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास सेम ही है. अब जरा देखो मैन का डिस्प्लेसमेंट किधर? हम लोग जानते क्या है, एक्स सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2. Since x center of mass is always same, in this case it is not change, so हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1x1
प्लस m2x2 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या लिखा जा सकता है बेटा, देखो स्मॉल मास का जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीछे की तरफ है, तो आप क्या लिख सकते हैं, स्मॉल मास इंटू एल माइनस एक्स। कैपिटल एम मास का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड है, तो उसको लिख दिया राइट साइड 0। नाउ आप यहां से और क्या लिख सकते हैं बेटा, यहां से आप और क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, तो पीछे की तरफ है ना डिस्प्लेसमेंट, किसका पीछे की तरफ है, तो ये माइनस है, माइनस है क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन है, पीछे की तरफ को पॉजिटिव लिया तो एक को नेगेटिव ले लेना। सो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, एलएचएस को आरएचएस सब एक साइड कर दीजिए, एक्स को यहाँ पे लिख सकते हैं एम एल, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखें, एम इंटू एल अपॉन एम प्लस एल। जरा ध्यान से देखो बेटा, जरा ध्यान से देखिए इस केस को, यहां पर क्या बोला गया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, मास ऑफ मैन, मैन का मास इनटू लेंथ बाय सम ऑफ द मास। अगर सिमिलरली मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन लिखता, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन किसके बराबर होता, आइदर आप लिखते हैं एल माइनस एक्स के बराबर, और डायरेक्टली अगर डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन लिखना है तो कैपिटल एम जो कि प्लैंक का मास है इनटू एल बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। मतलब क्या है, अगर आप प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो मास किसका लेना है, मैन का। अगर आप मैन का मास ले रहे हैं या मैन का डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो मास किसका लेना होगा, प्लैंक का। अपोजिट कर रहे हैं हम लोग। A man of mass, a man of mass m move on a plank of mass capital M with constant velocity u with respect to plank, with respect to plank, with respect to plank, shown in the figure, shown in figure, shown in the figure. अच्छा, find out, find out velocity of, velocity of plank, plank with respect to ground, with respect to ground। देखो बेटा सेम सवाल है, बस इसमें आदमी भागने लगा है। चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, सिंस द मैन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, बट जो हमारा वेलोसिटी दिया है वो किसके रिस्पेक्ट में है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या दिया, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक ही दिया है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यही तो था रिलेटिव का डेफिनेशन। इसकी वैल्यू आई है u के बराबर, इसकी वैल्यू आई है u के बराबर। अगर वेलोसिटी ऑफ मैन को हम लोग वेलोसिटी ऑफ मैन लिख दिए माइनस, अब देखो बेटा दोनों का डायमेंशन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट अपोजिट है, तो ये कितना आ गया, माइनस वेलोसिटी ऑफ। सो यहां से वेलोसिटी ऑफ मैन कितना आया, दैट इज u माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ठीक है, सिंस वी नो दैट, since we know that the force or F external force is equal to 0, since we know that the F external force is equal to 0, तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं मास ऑफ अ मैन विथ वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैंक इनटू वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ये कहाँ से लिखा सर, क्योंकि F एक्सटर्नल 0 है, मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ठीक है, अच्छा, तो यहां से आप क्या लिख सकते हैं बेटा, ये लिख सकते हैं मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन कितना लिखा, u माइनस वीपी के बराबर इज इक्वल टू मास इंटू वीपी। अब यहां से क्या आया, वीपी इज इक्वल टू मास इंटू यू बाई एम प्लस एम।
फिर से देखो बेटा, फिर फिर से देखो बेटा, वीपी क्या है हमारे पास? वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। फिर से देखो, वीपी वेलोसिटी ऑफ प्लैंक है ना? तो वो क्या है? मास ऑफ मैन इनटू वेलोसिटी है। सिमिलरली अगर वेलोसिटी ऑफ मैन आप निकालें तो क्या आएगा? मास ऑफ प्लैंक इनटू यू बाई स्मॉल प्लस कैपिटल, ये आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन and its relation, and its relation। अच्छा, देखो बेटा, सपोज हमारे पास ये एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी घूम रहा है। द बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है और यहाँ पर कोई पॉइंट Q है, तो ये बॉडी यहाँ से चलकर यहाँ पर पहुंचा। इसने कितना एंगल बनाया है? थीटा एंगल बनाया है इसने, थीटा एंगल बनाया है। तो अब थीटा क्या है हमारे लिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर वेलोसिटी की बात करें हम लोग तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। वेरएज एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें हम लोग, तो एंगुलर एक्सेलरेशन है डी ओमेगा बाई डी टी, जो कि अल्फा के बराबर है। अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। अब ओमेगा क्या है? डी थीटा बाई डी टी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? डी थीटा स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर। ये आ गया अल्फा हमारे लिए। तीसरा रिलेशन और क्या पॉसिबल है हमारे पास? तीसरा पॉसिबल है ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। कौन कौन से रिलेशन है सर ये? याद करो बेटा, v इज इक्वल टू क्या होता था? dx बाई डी टी। अल्फा इज इक्वल टू या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या था? dv बाई डी टी। डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू v dv बाई dx। अब जितने भी हमारे रिलेशन थे हम लोग सारे रिलेशन को यहाँ पे लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू क्या रिलेशन है बेटा? v इज इक्वल टू हमारे पास होता है r इंटू ओमेगा। अच्छा, अब बाकी सारे रिलेशन को भी लिखना हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए, तो लीनियर रिलेशंस एक साइड लिखते हैं, लीनियर रिलेशन, और इधर एंगुलर, एंगुलर रिलेशन। लीनियर रिलेशन में हमारे पास क्या है बेटा? फर्स्ट पॉइंट, लीनियर रिलेशन में हमारे पास है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। एंगुलर में क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। सेकेंड रिलेशन हमारे पास क्या था? x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीसरा रिलेशन हम लोग इधर क्या लिख सकते थे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एक्स। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा, प्लस ट्वाइस अल्फा थीटा। अच्छा, बाकी सारे रिलेशन, कुछ और कुछ रिलेशन है जो हम लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे होता था क्या? फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन। इधर हमारे पास क्या है? टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू क्या है? आई इंटू अल्फा के बराबर, जिसको आप लिख सकते हैं और इज इक्वल टू फोर्स इंटू आर। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोग देखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिफ्थ, फिफ्थ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? हाफ आई हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। इस केस में काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो दिस इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। सिक्स, अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम की बात करें तो दिस इज इक्वल टू एम इंटू वी। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा, जो कि है हमारे पास, जो कि है हमारे पास एम वी आर के बराबर। ये सभी रिलेशन है लीनियर एंड
एंगुलर क्वांटिटीज की। क्वेश्चन लिखिएगा, अ फैन इज रोटेटिंग, अ फैन इज rotating, a fan is rotating with a speed of, with a speed of 450 revolution per minute, 450 revolution per minute, after which, after which the switch is, after which it is switched off, switched off, after which it is switched off. It comes to rest, it comes to rest in 10 seconds. It comes to rest in 10 seconds, assuming, assuming a constant angular, a constant angular, assuming a constant angular deceleration, constant angular deceleration. Then calculate, calculate the number of revolution, calculate number of revolution made by it before coming to rest. To rest, before coming to rest. ट्राई करें। इस सवाल में हमारे पास क्या दिया है, स्पीड दिया है ना। रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या है, कितना चक्कर काट रहा है एक मिनट में, ये क्या होता है, ये एक्चुअली होता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं, 2πf/60 के बराबर। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, जो कि रेवोल्यूशन पर मिनट में होना चाहिए, पर मिनट में, ये 60 मिनट के लिए है। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई, यहाँ पे आया फ्रीक्वेंसी जो कि है हमारे पास 450/60। तो ये गया, यहाँ से गया 2, ये गया 15, ये 2 से ये गया, यानी ओमेगा आया हमारे पास 15 पाई के बराबर। ठीक है, ये आया हमारे पास हाँ ठीक है, ओमेगा आया हमारे पास 15 पाई के बराबर। चलो अब और देखते हैं बेटा, बोल रहा है क्या 10 मिनट में रुक जा रहा, मतलब वी फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू, ये तो 0 है, इसके वैल्यू कितना के बराबर, 15/10 के बराबर, टाइम इज 10, तो 3/2, 15 पाई था, तो 3/2 पाई, 3/2 पाई के बराबर आया। क्या है ये, रिटार्डेशन। अब क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना आया होगा, तो रेवोल्यूशन का मतलब ये क्या पूछ रहा है, कितनी बार घूमा होगा। कितनी बार घुमा का मतलब क्या पूछ रहा है कि टोटल कितना एंगल ये घूम चुका होगा। तो इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं बेटा, वी नो दैट, वी नो दैट ओमेगा फाइनल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा थीटा। क्योंकि ये तो वैल्यू हमारे पास 0 है, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 पाई इंटू 15 पाई, 15 पाई इंटू 15 पाई इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू अल्फा की वैल्यू 3π/2 इंटू हमारे पास आया थीटा, तो 2 कट गया, 3π से इसको काट दिया तो 5 आया, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 75 पाई के बराबर। ये टोटल एंगल बताया है, बट आपको क्या निकालना है, रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना आता है, 2π, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन में कितने चक्कर होते हैं, कितना एंगल होता है, 2π होता है। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 75 पाई डिवाइडेड बाई 2π, यानी आया 37.5। ये हुआ हमारा आंसर। नेक्स्ट इज टॉर्क।
तो टॉर्क होता क्या है बेटा समझें, और बहुत अच्छा चीज है, बहुत कमाल का कंसेप्ट है। टॉर्क का मतलब, टॉर्क का मतलब देखो बेटा, मान लीजिए हमारे पास ये हिंज है ना, आप यहां पर फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने पे क्या हुआ, ये घूमा है, फोर्स लगा, रोटेशन वाले पॉइंट से किधर, परपेंडिकुलर फोर्स लगा है, ठीक है। और मान लीजिए सपोज सपोज वाटर का कैप, वाटर बॉटल का कैप ओपन कर रहे हैं, तो फोर्स इधर लग रहा, इधर लग रहा, फोर्स ऐसे लग रहा, अगर आप गौर से देखें तो एक फोर्स इधर लग रहा, एक फोर्स इधर लग रहा, और दोनों के बीच का सेपरेशन है, तो ये इसका मोशन ऊपर की तरफ जा रहा। तीसरा और एग्जाम्पल देखा जाए, और एग्जाम्पल टॉर्क में अगर अपने को देख रहा है, तो आप रोड पे देखे होंगे कभी कभी टायर्स, जो ट्रक के टायर होते हैं उसे ओपन करने के लिए एक डंडा लगाया जाता है, उसके ऊपर एक और डंडा होता है, फिर वहां पे लोग जंप करते रहता है, उसके बाद वो टायर ओपन होता है। दरवाजा अगर आप ओपन करते हैं, दरवाजा अगर आप ओपन करते हैं, तो आप देखते होंगे जो हैंडल्स है वो हमेशा एज पे लगाए जाते हैं, सो दैट एफर्ट कम लगे। कभी ट्राई करना दरवाजा को पुश करके खोलने की, या हैंडल को मान लो किसी तरीके से आप जो जहां जिसके अबाउट घूम रहा है वहां पे ट्राई करना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो ये सभी क्या है, टॉर्क है। तो टॉर्क हो क्या रहा है, उस बात को समझे कि टॉर्क क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक एक्सिस है जिसके अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट करने वाला है, जिसके अबाउट हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट करने वाला है। तो इसको बहुत सिंपल वे में मैं समझाऊं तो मान लीजिए हमारा पास यहाँ पर एक रॉड था जो कि यहाँ पर हिंज है, ऑब्वियसली बात है हिंज है, अगर फिक्स होगा तो नहीं रोटेट करेगा, और यहाँ पर आपने फोर्स लगाया, तो ये है इसका लेंथ, ये है फोर्स। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, टॉर्क इज इक्वल टू, या इसको आर दे दीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर दे दीजिए, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो गया आर क्रॉस एफ के बराबर, यानी क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालना जानते हैं, यानी कि अगर और इसको मैं दिखाऊं कि इसका रोटेशन किधर होगा, आर आगे की तरफ है ना, और फोर्स इधर, तो इसका रोटेशन अंदर के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, आर क्रॉस एफ। डायरेक्शंस निकालना हम लोग जान चुके हैं पहले। तो क्योंकि यहाँ पर ये दोनों एंगल परपेंडिकुलर है बेटा, थीटा की वैल्यू इसको और क्या लिख सकते हैं आप, आर एफ साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो आर इंटू एफ डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो टॉर्क को क्या लिख सकते हैं बेटा, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स परपेंडिकुलर इंटू आर। फॉर द सेम एग्जांपल, सपोज सेम केस के लिए हम लोगों ने ऐसा मान लो अरेंजमेंट कर दिया कि हमारे पास जो रॉड है इस पे फोर्स परपेंडिकुलर ना लगकर किसी डायरेक्शन में लग रहा, मान लीजिए ये डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई हो रहा है थीटा से, ये वही आर है। तो इसके क्या होंगे, इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा एफ साइन थीटा और दूसरा होगा एफ कॉस थीटा। सो अगर टॉर्क निकाला जाए तो इसके लिए एफ कॉस थीटा का कोई रोल होगा नहीं, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कुछ नहीं। तो क्या लिख सकते हैं आप, आर इंटू एफ साइन थीटा। इसी सेम प्रॉब्लम को एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए इस बार जो मेरा थीटा दिया, कई बार बच्चा यहाँ पर क्या उसे रटने का ट्राई करता, मत जरूरत नहीं, ये थीटा अगर मैंने ले लिया तो अभी ये कंपोनेंट कितना हो गया मेरे पास, एफ कॉस थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट हो गया एफ साइन थीटा। स्टिल हमारे पास जो टॉर्क लगेगा वो क्या होगा, आर इंटू एफ कॉस थीटा। ठीक है, so we have to find tension 1 and tension 2 in this case। पहला सवाल, we have to find tension 1 and tension 2। ये झूला वाला एग्जांपल है, झूला है, दोनों रस्सी पे कितना कितना टेंशन लग रहा होगा ये आपको निकालना है, ट्राई करें। इन द फर्स्ट केस टेंशन 1 प्लस टेंशन 2 किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर। नाउ बेटा जो टॉर्क है ना हमेशा किसी ना किसी एक हिंज के अबाउट ही लीजिए। तो टॉर्क के अबाउट सपोज पॉइंट ए ले लेते हैं, ये पॉइंट बी, तो टॉर्क के अबाउट बी, अबाउट ए ले लेते हैं या बी ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, ए सपोज टॉर्क के अबाउट ए। तो ए का टॉर्क कितना होगा, खुद के अबाउट जीरो होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगा नहीं, तो टू की वैल्यू जीरो होगी। अब देखो आप क्या लिख सकते हैं, टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस बराबर होना चाहिए टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तभी तो दोनों बैलेंस में है।
क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क कौन सा है? देखिए बेटा, टॉर्क क्लॉकवाइज सेंस का, टेंशन ऊपर लग रहा है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये हिंजिंग पॉइंट है यहां से, तो ये कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज सेंस है। मतलब आप क्या लिख सकते हैं? T1 इंटू एल इज इक्वल टू, एंटी क्लॉकवाइज का क्या, फोर्स नीचे लग रहा तो ये नीचे की तरफ घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? mg इंटू एल बाई टू। तो यहां से T1 की वैल्यू कितनी आ गई? mg बाई टू। देयरफॉर T2 की वैल्यू कितनी आ गई इस वाले इक्वेशन से? mg बाई टू। सेकेंड सवाल पे आ जाओ। सेकेंड सवाल पे अगेन, अगर आप सेकेंड सवाल पे आए तो इसमें फिर से क्या है? T1 प्लस T2 किसके बराबर है? mg के बराबर। नाउ टॉर्क अबाउट, सपोज ए ही लेते हैं, ये ए है ये बी है, तो टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू जीरो। फिर से क्या होगा? टॉर्क क्लॉकवाइज शुड बी इक्वल टू टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो टॉर्क क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? वो होगा T1। अब देखो बेटा, L बाई टू प्लस एल बाई फोर, एल बाई टू प्लस एल बाई फोर, तो कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 4 3L, तो 3L बाई फोर शुड बी इक्वल टू mg इंटू एल बाई टू। ठीक है, तो L से L चला गया, इससे ये चला गया 2। सो T1 वैल्यू इज ट्वाइस mg बाई थ्री, therefore T2 value is T2 value is mg by 3। ये आ गया इसका। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये नेक्स्ट केस के लिए ट्राई करिए टेंशन फाइंड करने। देखिए बेटा, इस केस के लिए अगर हम लिखें तो टॉर्क अबाउट ओ लिख लेते हैं। अगर टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क अबाउट ओ, ठीक है, क्योंकि स्टेबल है तो इक्वल टू जीरो ले लेते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये कहीं घूम नहीं रहा। अगर नेट टॉर्क कुछ होता तो इसमें रोटेशनल मोशन होता, क्योंकि अभी कोई रोटेशनल मोशन नहीं है तो हम लोग बोल देते हैं क्या? ये रुका हुआ। ये एंगल कितना? ये 37, तो ये हो गया कितना? टी साइन 37। अब हम लोग वापस से देखो, टेंशन ऊपर की तरफ लग रहा है ना, ये है टेंशन का लगने का फोर्स, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंस क्या बन रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। mg के लिए देखो, तो mg के लिए देखो तो mg लग रहा नीचे की तरफ, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सेंस क्या हो गया? क्लॉकवाइज सेंस। तो आपको फिर से क्या लिखना? टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी है हमारे पास? वो देखो, तो टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू है हमारे पास टी साइन 37 इंटू एल के बराबर। टॉर्क क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी है? mg इंटू एल बाई टू के बराबर। टी साइन 37, साइन 37 कैसे निकाला जा सकता है? 3 4 5, ये होता 37, तो साइन 37 3/5 हो गया, तो दिस इज इक्वल टू 3/5। एल से एल कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया mg/2। तो यहाँ से टेंशन कितना आया? ये आया 5 mg/6 के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए, ये है रूप हमारा, और इस रूप में टेंशन लग रहा होगा। सो रूप में यहाँ टेंशन लग रहा, हिंज के अबाउट हम लोग टॉर्क निकालेंगे। रिंग का मास या सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है? कहीं यहाँ पे होता है, तो इसका mg लग रहा होगा यहाँ पर, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका x वैल्यू अगर बोले, ये हम लोग जानते हैं 2r/पाई होगा। तो अगर टॉर्क अबाउट o लेकर जीरो करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? टॉर्क अबाउट जीरो करने के लिए mg का टॉर्क कितना होगा? mg का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2r/पाई, तो mg इंटू 2r/पाई शुड बी इक्वल टू, सेंस देखो कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज सेंस का टॉर्क कितना है? टॉर्क इंटू टेंशन इंटू 2r के बराबर। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2r कैंसिल आउट हो जाएगा, टेंशन की वैल्यू आई mg/5। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट इज फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स and normal force acting at the two surfaces. Friction force acting between the ground and this rod or ladder, whatever. The vertical surface is smooth. ठीक है, तो आपको फ्रिक्शन फोर्सेस निकालने, कहाँ पे? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड के साथ कितना है, दूसरे नॉर्मल फोर्सेस कितने कितने लग रहे दोनों जगह पे।
इस सवाल के लिए देखिए, तो देखिए बेटा कहाँ कहाँ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पहले वो इम्पोर्टेंट है। ये सरफेस पे कोई अपने पास लग रहा होगा नॉर्मल, इस सरफेस पे, तो लेट अस अज्यूम इट इज N2। यहाँ का सरफेस पे लग रहा है N1 और इधर फ्रिक्शन लग रहा है। अब देखो बेटा, अगर हम लोग मोशन से जरा देखें तो N2 किसके बराबर होना चाहिए, फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, एंड N1 किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हम लोग ये कैसे देखा, हम लोगों ने ये देखा कौन सा, फोर्सेज इन x डायरेक्शन, एंड ये है फोर्सेज इन y डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्सेज इन y डायरेक्शन और x डायरेक्शन से हम लोगों ने निकाला। अच्छा, अब टॉर्क अबाउट अगर मैं पॉइंट O लूं, देखो बेटा आप कौन कौन से पॉइंट के अबाउट ले लेते हो, मान लिया ये O है, ये A है, ये B है, आप O A B में से किसी के अबाउट भी टॉर्क ले सकते हैं, बट समझदारी ये है कि आप O के अबाउट लें। क्यों? क्योंकि वहां पे दो फोर्स एक्ट हो रहे, तो टॉर्क ऑफ N1 एंड F दोनों जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कुछ होगी ही नहीं, इसीलिए हम लोग टॉर्क अबाउट O लिख रहे हैं, टॉर्क अबाउट O। अब देखो, अगर हम लोग टॉर्क अबाउट O लिखें बेटा, तो mg का टॉर्क कितना होगा, ये एंगल थीटा है, तो mg का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितना होगा हमारे पास, ये होगा L cos थीटा या L/2 cos थीटा के बराबर होगा, L/2 cos थीटा के बराबर होगा। और जो n2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो कितने के बराबर होगा, L sin थीटा के बराबर होगा, प्रोजेक्शंस लेना। तो बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं इसे mg इंटू L/2 ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू mg या n2 इंटू L sin थीटा, यानी L से L कैंसल आउट हो गया, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, n2 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई mg/2 cot थीटा, cot थीटा। n1 कितना आया बेटा, mg के बराबर, फ्रिक्शन कितने के बराबर आया, वही सेम mg/2 cot थीटा। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रोजेक्टाइल के केस में जिसमें आपका मास दिया ऑब्जेक्ट का m, u दिया है, स्पीड एंगल थीटा, तो इस केस में आपको निकालना है टॉर्क when the particle is at maximum height and second when it is about to land, ठीक है, दोनों पॉइंट पे निकालना है, ट्राई करिए। अगर मैक्सिमम हाइट पे है तो यहाँ पर फोर्स लग रहा होगा, क्या फोर्स हमेशा mg लगेगा, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, रेंज बाई 2। रेंज निकालना फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रेंज क्या है, u² sin 2 थीटा अपॉन g के बराबर, ये रेंज है। तो पहले केस में टॉर्क कितना आया, टॉर्क इज इक्वल टू mg इंटू रेंज बाई 2। दूसरे केस में कितना आया टॉर्क, जब ये यहाँ पे गिरने वाला होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg इंटू r। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। टाइप सपोज फोर्स वेक्टर इज गिवन एज F1, इन जनरल बता रहा हूँ, I कैप प्लस F2 J कैप प्लस F3 K कैप, and the position vector R is given as R1 I cap, R2 J cap plus R3 K cap. Then you have to find torque. इस सवाल के लिए हमें पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस F, I J K, यहाँ पे लिखा R1 R2 R3, यहाँ पे लिखा F1 F2 F3। तो अपने को निकालना है टॉर्क, आई लिख दिया। अगर आप आई ड्रॉ कर देते हैं तो कितना आ रहा है, R2F3 माइनस F2R3 माइनस जे पे जाओ, है ना। तो जैसे ही आप जे पर गए तो फिर कौन से, इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए, तो
हमारे पास कितना आ गया, जे पे गए या नीचे लिख देते हैं माइनस जे। तब हम लोग लिख सकते हैं R1F3 माइनस F1R3। नेक्स्ट के पर गए, प्लस के। तो के पर आप आते हैं तब कितना लिख सकते हैं आप, अगर आप के पर आते हैं तो प्रोजेक्शंस में प्लस की हम लोग लिख सकते हैं F2R1 माइनस R2F1। ये आ गया क्या हमारे पास टॉर्क का इक्वेशन। अब वैल्यूज दी होंगी तो आप यहाँ पे सवाल आराम से फाइंड कर सकते हैं।